नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और प्राइम लाइव पे आपका स्वागत करते हैं। जापान के हिरोशिमा शहर को 1945 में हुए परमाणु हमले के लिए जाना जाता है, जिसमें यह पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन अब हिरोशिमा को दूसरे कारणों के लिए भी जाना जाएगा। जापान ने विश्व को शांति का संदेश देने के लिए इस शहर का चुनाव किया है। यहाँ G7 मुल्कों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अहम मुद्दों पर चर्चा होंगी। हिरोशिमा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का गृहनगर भी है। किशिदा के दफ्तर ने पहले भी कहा था कि G7 परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की बात करता है, इसलिए वो इस मौके पर परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सालाना बैठक के लिए लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष शहर में पहुंच चुके हैं। बैठक के लिए अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लीयन, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, ब्रितानी पीएम ऋषि सुनक और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी हिरोशिमा पहुंच चुकी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा पहुंच गए हैं। किशिदा ने इस साल G7 देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, कुक आइलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम को भी बैठक में शामिल करने का निमंत्रण दिया गया है। इन देशों के अलावा इसमें कई वैश्विक संगठन जैसे IMF, UN, WTO भी शामिल होंगे। ये काफ़ी हद तक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस बार G7 के एजेंडे में काफ़ी मुश्किल का विषय शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा इस साल संगठन के एजेंडे में खाद्य संकट और कई देशों में बढ़ती महंगाई का मुद्दा शामिल है। यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में भी तेजी से बदल रहा है और जिसमें दो ऐसे देश शामिल हैं जिनके रिश्ते पश्चिमी मुल्कों के साथ फिलहाल तल्ख बने हुए हैं। ये दोनों देश रूस और चीन G7 की इस बैठक की गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। इस साल बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध और साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी है। बीते साल G7 की सालाना बैठक जर्मनी के बावरिया में हुई थी। यह बैठक रूस के यूक्रेन पर हमले के कुछ महीनों बाद हुई थी और इसमें युद्ध को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। सदस्य देशों ने रूस के हमले को बर्बर, बिना उकसावे का, अनुचित और गैर कानूनी करार दिया था। सदस्य देशों ने कहा कि वो आर्थिक स्तर पर, मानवीय, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर यूक्रेन की तब तक मदद करेंगे जब तक युद्ध खत्म न हो। बीते साल की बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए थे और उन्होंने G7 के देशों से हथियारों की गुजारिश की थी। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि सर्दियां शुरू होने से पहले युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीते साल जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सेना को अब रूस के कब्जे में गए यूक्रेनी क्षेत्रों को छुड़ाना है। इसके लिए उनकी सेना को अधिक हथियार तो चाहिए ही, अधिक वक्त भी चाहिए। यह स्पष्ट है कि किशिदा यूक्रेन पर रूस के हमले के मुद्दे सभी देशों को रूस के खिलाफ एकजुट होता दिखाना चाहते हैं, लेकिन यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। G7 के सदस्य देश रूस के खिलाफ अधिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं ताकि ऊर्जा निर्यात से होने वाली उसकी आमदनी पर चोट की जा सके। उनका मानना है कि रूस पर आर्थिक चोट का असर युद्ध के मैदान पर पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कई मेहमानों को यह पसंद ना आए। उदाहरण के तौर पर भारत ने अब तक खुलकर यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की है। आज़ादी के वक्त से भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। ताइवान की खाड़ी और साउथ चाइना सी में चीन के सैन्य अड्डे से ये अहम मुद्दे हैं, बीते साल चर्चा में छाए रहे। पश्चिमी मुल्कों वाले इस संगठन में एकमात्र एशियाई सदस्य जापान है। ऐसे में G7 का मंच किशिदा के लिए ताइवान की सीमा के नजदीक चीन के सैन्य ताकत के प्रदर्शन का जवाब देने के लिए अहम है। जापान पश्चिमी मुल्कों को यह संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन को लेकर आपकी लड़ाई हमारी है, लेकिन ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हमारे मुद्दे भी आपके लिए अहम होने चाहिए, लेकिन रूस की तुलना में चीन दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि वो वैश्विक सप्लाई चेन का बेहद अहम हिस्सा है। हाल के दिनों में चीन के दौर पर गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप को चेतावनी दी थी कि हमें ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो हमारी न है। उनके बयान से पश्चिमी और यूरोपीय मुल्कों में मामूली तनाव आया, लेकिन इसने इस डर को हवा दे दी कि ये देश पूर्वी एशिया का रुख कर सकते हैं। इस पर जानकार कहते हैं कि इस चीन की बात अलग है, उसकी बातों की गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर बार सरकार बदलने के साथ मुद्दों को लेकर उसका स्टैंड नहीं बदलता। रही अमेरिका की बात, तो बीते एक साल में यूक्रेन की मदद के अपने वादे से वो पीछे नहीं हटा है, न ही ताइवान के मुद्दे पर ही उसने अपने पैर पीछे खींचे हैं। वो जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते गहरे कर रहा है। पैसिफिक में भी वो मुल्कों की तरफ दोस्ती की हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन G7 के सामने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा चीन से जुड़ा अकेला मुद्दा नहीं है। चीन की तरफ से आर्थिक दबाव भी उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने खिलाफ कदम के लिए उसने 2019 में ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात को बंद कर दिया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि G7 के चीन के खिलाफ किस तरह के कदम उठा सकेगा, क्योंकि जापान और यूरोपीय संघ दोनों के साथ चीन के मजबूत व्यापारिक रिश्ते भी हैं।
ग्लोबल साउथ के लिए तो ये और भी मुश्किल है, क्योंकि आर्थिक तौर पर कई मुल्कों के चीन के साथ बेहद मजबूत रिश्ते हैं। लैटिन अमेरिका के साथ चीन के व्यापारिक रिश्ते फल फूल रहे हैं। इस इलाके की जीडीपी चीन का योगदान 8.5% है। अब आपको G7 के बारे में बता देते हैं और ये क्या करता है इसके बारे में बताते हैं। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समूह मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं, इस पर चर्चा की जाती है। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है, इसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।